हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर मैं लेक्चर नंबर 3 की बात करूं तो उसमें हमने फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने आपका वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, इनके बारे में आपका डिस्कस किया था। ठीक है, और कैसे हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन आपका वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इन सभी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज बच्चों हम उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दो नए कॉन्सेप्ट भी हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। नंबर 1 इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन और इनवर्स फंक्शन का नाम सुनकर के जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके डेफिनेटली माइंड में आएगा कि सर हमारे सिलेबस से तो ये दोनों चीजें डिलीटेड हैं। लेकिन बेटा आपको मालूम है कि जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हो जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बेटा इनवर्स फंक्शन तो आपको सेकेंड चैप्टर में ही करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि बेसिक इंट्रोडक्शन इनवर्स फंक्शन का जो बेसिक चीजें हैं वो आप यहां पर सीख लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से चैप्टर प्रोग्रेस पर भी नजर मार लेते हैं। तो आज हम दो टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज को कवर करना है। ठीक है, चलो तो इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये दोनों ही चीजें हम यहां पर भी आपका देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम याद करें, प्रीवियस क्लास में हमने वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो हमने वहां पर 3 टर्म्स आपके देखे। ठीक है, सबसे पहले वन वन, जो स्पेशली हम 3 चीजें देखी वो क्या की थी बच्चों? एक तो आपके था वन वन फंक्शन था, वन वन फंक्शन को हम आपका इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं ऑन टू फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर किसी फंक्शन की रेंज अगर को डोमेन के बराबर हो जाती है तो ऐसा फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को एक नाम से हम और जानते हैं, वो है आपका सरजेक्टिव। ठीक है बच्चों, वो है आपका सरजेक्टिव। थर्ड अगर हम बात करें, जो हमने देखा कि कोई फंक्शन वन वन भी है आपका, ठीक है बच्चों, एंड वो फंक्शन आपका ऑन टू भी है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को बेसिकली बच्चों हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव जैसे टर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग उनका भी सेम है। इंजेक्टिव मींस वन वन, सरजेक्टिव मींस ऑन टू, एंड बाइजेक्टिव मींस जो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम आपका वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यही से एक इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आती है कि ऐसे फंक्शंस जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, यही फंक्शंस बाद में आपके इन्वर्टिबल फंक्शंस भी कहलाते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले आइए कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने कि लेट सपोज A and B are two sets so that f from A cross B to B cross A। एक फंक्शन डिफाइंड किया है A क्रॉस B सेट से B क्रॉस A सेट पर, सच दैट f A कॉमा B जो है वो आपका B कॉमा A के बराबर है। तो हमें शो कर रहा है कि दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो फंक्शन है आपका ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों? शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। देखिए, तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फंक्शन को आपका वन वन शो करेंगे कि फंक्शन आपका वन वन है। ठीक है, तो वन वन शो करने के लिए हमने सपोज क्या किया कि लेट सपोज A1 कॉमा में इस तरह से A1 कॉमा में B1 एंड A2 कॉमा में B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये सपोज करो A क्रॉस B के मेंबर है। ठीक है बच्चों, A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 आपके A क्रॉस B के मेंबर्स हैं। तो वन वन प्रूफ कैसे करते हैं कि सपोज करो इन दोनों की इमेज जो है, मतलब कि f ऑफ A1 कॉमा B1 इक्वल टू है मान लो f ऑफ A2 कॉमा में आपके B2 के। क्लियर है? तो अगर f ऑफ A1 कॉमा B1 यहां से क्या हो जाएगा? बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दिस विल बी इक्वल टू B1 कॉमा में आपका A1 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये आपका इक्वल टू आ जाएगा B2 कॉमा में आपके A2 के। और हमको एक बात मालूम है कि दो ऑर्डर्ड पेयर, दीज आर टू ऑर्डर्ड पेयर, two ordered pairs are equal if corresponding components elements are equal।
तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब B1 जो हो आपका वो B2 के बराबर हो एंड जो A1 है बच्चों वो आपका A2 के बराबर है। तो सोचिए B1 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू A2, दिस इज इंप्लाइज दैट A1 कॉमा में आपका B1 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा A2 कॉमा में B2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी बच्चों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन f जो है आपका वो एक 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, फंक्शन f आपका एक 1-1 फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने 1-1 प्रूफ कर लिया। अब बच्चों सेकंड चीज जो हम प्रूफ करेंगे वो है आपका ऑन टू। तो नोट करते हैं f इज ऑन टू, फंक्शन f आपका ऑन टू एज। देखते हैं कैसे। सबसे पहली बार ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हम ये प्रूफ कर दें कि अगर कोडोमेन का हर एक मेंबर की प्री इमेज डोमेन में है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास फंक्शन हमारा ऑन टू, यानी कोडोमेन के हर एक मेंबर की प्री इमेज अगर डोमेन में मिल जाए। तो हम यहां पर देख सकते हैं लेट B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A। ठीक है, एक एलिमेंट है B क्रॉस A का, B क्रॉस A में किस टाइप के मेंबर्स होंगे, है ना फॉर एनी, ये इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट उठाया हमने B क्रॉस A का, ठीक है, फॉर एनी B कॉमा A, कोई भी एलिमेंट B कॉमा A टाइप का जो B क्रॉस A का मेंबर है, B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, देयर एग्जिस्ट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, है ना। हर एक B कॉमा A ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में उसका रिवर्स A कॉमा B A क्रॉस B को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर B कॉमा A की एक प्री इमेज होगी किसमें, सेट A क्रॉस B में। तो दिस इज इंप्लाइज दैट F इज ऑन टू। ये क्या इंप्लाई करता है बच्चों कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब क्या है कि भाई कोडोमेन के हर एक मेंबर हमारी रेंज में हो या कोडोमेन के हर एक मेंबर की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। तो अगर B कॉमा A B क्रॉस A का मेंबर है तो B कॉमा A का रिवर्स क्या होगा, A कॉमा B बनेगा, और A कॉमा B जो होगा ऑब्वियस सी बात है A क्रॉस B का मेंबर होगा। तो फॉर एवरी B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A देयर एग्जिस्ट A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्लियर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f आपका एक ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, फंक्शन f आपका क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए, तो अगर कोई फंक्शन 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि हेंस f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f आपका कैसा फंक्शन है बच्चों, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास, नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक फंक्शन है r माइनस, एक सेट है आपके पास A जो कि r-3, ठीक है, मतलब सभी रियल नंबर्स केवल 3 को छोड़ दे, और एक सेट B है जिसके मेंबर्स हैं जो है आपका r-1, यानी कि सभी रियल नंबर्स इसमें है सिर्फ 1 को छोड़ करके। एक फंक्शन डिफाइंड किया है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है, डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू x-2 अपॉन में आपका x-3। फंक्शन डिफाइंड क्या किया है बच्चों, fx इक्वल टू x-2 होल अपॉन x-3 इज f इज 1-1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन f आपका 1-1 भी होगा और ऑन टू। ये हमें यहां पर पूछ रहा है कि इज f इज 1-1 एंड ऑन टू, क्या ये फंक्शन 1-1 है और ऑन टू है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम चेक करेंगे बच्चों, चेक फॉर 1-1, ठीक। सबसे पहले 1-1 के लिए हम चेक करेंगे। तो अगर मैं यहां पर लेट सपोज x1 कॉमा में x2 बिलोंग्स टू सेट A, दो एलिमेंट ले लिया हमने सेट A के x1 एंड x2। क्लियर है। इफ f ऑफ x1 सपोज करो f ऑफ x2 के बराबर है, x1 की जो इमेज है f ऑफ x1, x2 की जो इमेज है f ऑफ x2, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नोट करिएगा,
अगर fx1 fx2 के बराबर है, मीन्स कि fx1 इक्वल टू x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस में 3 इक्वल टू होगा आपका x2 माइनस में 2 अपॉन में आपका x2 माइनस में 3। क्लियर है? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू में आपके पास x2 माइनस में आपका 3 इक्वल टू होगा आपके पास x2 माइनस में 2 इंटू में आपके पास x1 माइनस में 3। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहां से क्या बनेगा, x1 इंटू में x2 माइनस में आपके पास 3 टाइम्स x1 माइनस में 2 टाइम्स आपके x2 और प्लस में आपके पास यहां पर 6 आ गया। क्लियर है? x1 x2 माइनस में 3 टाइम्स x1 माइनस में 2 टाइम्स x2 प्लस में आपके पास 6 और यहां से आ जाएगा x2 इंटू x1 और माइनस में 3 टाइम्स आपका x2 माइनस में 2 टाइम्स आपका x1 और प्लस में आपके पास 6। तो अब चेक करते हैं यहां पर। सबसे पहले तो x1 इंटू x2 से x2 इंटू x1 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया। x1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, x2 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल रहा है कि x1 जो होगा वो x2 के बराबर होगा। तो क्या निकल के आ गया कि x1 x2 दो रैंडम एलिमेंट थे किसके, सेट ए के, और हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इनकी इमेज सेम है तो ये एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन f आपका 1 1 है। तो लिख सकते हैं हेंस f इज 1 1, f इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर है? अब 1 1 हो गया। अब चेक करेंगे हम ऑनटूनेस के बारे में। ठीक है, ऑनटूनेस में हम क्या देखेंगे, क्या हर एक कोई भी अगर हम एलिमेंट उठाते हैं हमारे कोडोमेन से तो क्या उसकी प्री इमेज हमको डोमेन में मिलेगी, तो इसके बारे में हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, कि कोई एलिमेंट उठाया हमने कोडोमेन से, क्या वो किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज है या इसकी कोई प्री इमेज हमको मिलेगी, ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम चेक करेंगे f इज ऑन टू एज। चलो चेक करते हैं कि f फंक्शन आपका ऑन टू है। तो सबसे पहले लेट सपोज fx हमने y सपोज कर लिया है ना, क्योंकि किसी भी जब भी हम फंक्शन की रेंज की बात करते हैं तो x हमेशा डोमेन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो y हमेशा कोडोमेन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट से y इज इक्वल टू आपका x माइनस 2 अपॉन में आपका x माइनस में 3 है। क्लियर है? y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि y की वैल्यूज के लिए क्या हमें x मिलेगा। चेक करते हैं, सॉल्व फॉर x तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस में 3 ऑफ y इक्वल टू x माइनस में 2। ओके, तो यहां से बच्चों क्या बन गया, हाँ जी, तो ये बन जाएगा 2 माइनस में 3y इक्वल टू x माइनस में x ऑफ y। यहां से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस में y आ जाएगा। तो इधर से सॉल्व करके हमें मिल गया कि x की वैल्यू 2 माइनस में 3 ऑफ y होल अपॉन में आपका 1 माइनस में y के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, y की वैल्यू आपका एक तो 1 नहीं हो सकती, y नॉट इक्वल टू 1, तो y कभी भी 1 नहीं होगा। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो कि सेट b से 1 डिलीटेड है, सेट b में आपका 1 है ही नहीं। ठीक है, सेट b में आपका 1 है ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि भाई अब आप कोई भी रियल नंबर उठाते हो 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी डोमेन में है ही नहीं, तो हर एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिक x मिलेगा। ठीक है, कोई भी तुम y उठाओगे उसके रिस्पेक्ट में तुमको एक यूनिक x मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इक्वल टू 2 माइनस में 3y अपॉन में आपका 1 माइनस में y। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इक्वल टू 2 माइनस 3y होल अपॉन में 1 माइनस y। हर एक y के रिस्पेक्ट में एक ऐसा x एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हर एक y की प्री इमेज हमको डोमेन में मिल रही है। दैट मीन्स f इज ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन आपका ऑन टू है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा।
क्लियर है? एफ कैसा फंक्शन हुआ बच्चों? एफ आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो इस तरीके से फंक्शन एफ आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। चलो क्लियर, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये आपका वन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, दोनों चीजें, ना तो वन वन है ना तो ऑन टू है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलो तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें एफ एक्स जो हमारे पास है वो ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वन, यही दिया है। देखो वन वन जैसे चेक करना है, फॉर वन वन चेक करते हैं। लेट x1 कॉमा में x2 बिलोंग्स टू r, कोई दो रियल नंबर है x1 x2। इफ f ऑफ x1 आपका f ऑफ x2 के बराबर है, अगर f(x1) f(x2) के बराबर तो क्या मतलब हुआ, x1 अपॉन में x1 स्क्वायर प्लस में वन जो होगा वो इक्वल टू होगा x2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस में वन के। क्लियर? अब अगर आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो क्या बनेगा, x1 इंटू में आपका x2 स्क्वायर प्लस में आपके पास x1 इक्वल टू x2 इंटू में x1 स्क्वायर और प्लस में आपके पास x2 इंटू में x1 स्क्वायर प्लस में आपके पास x2। चलिए ये बन गया। अब अगर मैं इनको LHS में ले आता हूं तो यहां से एक कंडीशन और क्या बन जाएगी, सबसे पहले एक तो बन गई x1 माइनस में x2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहां से एक तो x1 माइनस में x2 आ गया इधर पे, और यहां से अगर मैं प्लस में x1 इंटू x2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आएगा x2 माइनस में आपके पास x1 इक्वल टू 0। तो ये चीज हमको बनी। अब इसको चाहे अलग से कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा x1 माइनस में x2, और माइनस अगर कॉमन निकालो तो माइनस ऑफ x1 इंटू x2 ब्रैकेट में अगेन आ जाएगा x1 माइनस में आपका x2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म से x1 माइनस x2 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस में x1 इंटू में x2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होता है, जब या तो आपका x1 माइनस x2 0 के बराबर हो, या फिर आपका 1 माइनस में x1 इंटू में x2 0 के बराबर हो। यहां से तो कंडीशन ठीक है भाई कि x1 इक्वल टू x2, अगर सिर्फ ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया थी। लेकिन 1 माइनस में x1 इंटू x2 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि x1 इंटू x2 1 के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स कि x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2, यानी कि इस केस में भी आपका ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। यानी कि अगर x1 जो है वो x2 का रेसिप्रोकल है तब भी आपका fx1 fx2 बराबर हो सकता है। तो अब इस चीज को हम क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हैं कि लेट से x1 आपने ले लिया 2 और x2 ले लिया आपने 1/2, कोई दिक्कत? x1 ले लिया 2, x2 ले लिया आपने 1/2। क्लियर? एक ही बात है ना? तो अगर मैं यहां पर f ऑफ x1 चेक करूं, f ऑफ x1, तो क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 अपॉन में, यानी कि f ऑफ x1 के लिए तो f ऑफ 2 यहां पर चेक लिखेंगे, तो 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 1 यानी कि 2 अपॉन में 5 आएगा। और अगर मैं यहां पर f ऑफ 1/2 चेक करूं, ठीक है, और यहां पर दूसरा f ऑफ 1/2 के लिए चेक करूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2 होल अपॉन 1/4 प्लस में 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 और यहां से 5 में आपका 4, तो अगेन ये आपके पास 2/5 ही आएगा। तो बच्चों यहां से क्या देखा, यहां से हमने देखा कि f ऑफ 2 जो है वो बराबर है f ऑफ 1/2 के, दैट इज इक्वल टू 2/5। मतलब कि
f(2) और f(1/2) की जो इमेज है वो आपका 2/5 है, बट हम जानते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1/2 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन इमेज सेम है, तो हम यहां से बोल सकते हैं f इज नॉट 1/1। f इज नॉट 1/1, f आपका 1/1 नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आई बात बच्चों? f आपका 1/1 नहीं होगा। यहां से कंडीशन समझना, यानी कि इस तरह से जब हमने दो इमेज सेम लेकर के चले तो दो कंडीशन हमको मिली। एक मिली कि या तो x1 x2 के बराबर हो या x1 x2 का रेसिप्रोकल हो। तो भाई इधर से तो मामला समझ में आता है, यहां से गड़बड़ हो गया ना कि अगर x1 x2 का रेसिप्रोकल है तब भी इमेज सेम होगी, तो f(2) की इमेज 2/5, f(1/2) की इमेज ये भी 2/5। तो मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज सेम आ रही है, मतलब कि फंक्शन 1/1 नहीं होगा। क्लियर है? फंक्शन आपका 1/1 नहीं होगा। चलो, तो ये चीज यहां से हो गई। अब बच्चों बात करेंगे ऑनटूनेस के लिए। देखो फंक्शन ऑनटू होगा कि नहीं। अगर मैं देखूं ध्यान से तो फंक्शन का कोडोमेन में हर एक नंबर है ना, फंक्शन के कोडोमेन में हर एक रियल नंबर आपका है ना, क्योंकि आर से आर पर डिफाइंड है। लेट से 1 क्या होगा, फंक्शन के कोडोमेन का मेंबर होगा। अगर मुझे 1 की चेक करते हैं क्या 1 की प्री इमेज डोमेन में है, तो एक काम करते हैं, एक हमने कोडोमेन का मेंबर ले लिया 1, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा, x/में x² + 1 के बराबर, ठीक है। 1 किसके बराबर होगा, x/में x² + 1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x² + 1 = x, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x² - x + 1 = 0। ये क्या मिल गया आपको, एक क्वाड्रेटिक मिल गया। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं? सबसे पहले अगर आप कंपेयर करोगे तो a = 1 है, b = -1 है और c = आपके पास 1 है। तो भाई चेक करते हैं, b² माइनस में 4ac क्या आएगा, तो ये आया 1, माइनस में 4 इंटू में a इंटू c, तो ये आपके पास आ गया कितना, -3। तो b² - 4ac आपका <0 है। ध्यान से देख पा रहे हो? यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स की बात करूं तो x² - x + 1 के रूट्स जो है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो आपका <0 आ गया, मतलब कि नो रियल x। तो इसका मतलब है कि x/x² + 1 किसी भी रियल x के लिए 1 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसके लिए x/x² + 1 के बराबर हो। मतलब 1 हमारे फंक्शन के रेंज में नहीं है। समझे बात इसकी, है ना, कि कोई भी x के लिए x/x² + 1 कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं यहां से कि हेंस नो रियल x, नो रियल x। तो यहां से क्या बोल पाओगे, हम यहां से बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट x सच दैट x/में x² + 1 = 1। There does not exist x such that x/में x² + 1 = 1 implies that 1 not belongs to range of f। 1 हमारे फंक्शन की रेंज का पार्ट नहीं है। implies that f is not onto, f आपको onto नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट है ना, और 1 रेंज में नहीं है, 1 रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के हर एक मेंबर, है ना, कोडोमेन का हर एक मेंबर रेंज में थोड़ी है। हर एक मेंबर जब रेंज में होता है तब हम बोलते हैं कि ऑन टू होगा। तो 1 तो फंक्शन की रेंज में ही नहीं है। तो अगर 1 फंक्शन की रेंज में नहीं है तो दैट मींस कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है इस केस में। आगे बात समझ में क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो इसको। ओके, हम यहां से बोल सकते हैं f is neither 1/1 nor onto। फंक्शन हमारा ना तो 1/1 हुआ ना ही आपका onto हुआ। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है वैसे, हालांकि ये 12th में नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि डोमेन कभी कभी इसका पूछ लेता है या रेंज। तो फंक्शन f(x) आपके पास है यहां पर √25 - x², ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है इस फंक्शन की, जैसे कि डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन
और उसके बाद रेंज भी बता दो। चलो ठीक है, रेंज हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन हम यहां पर आपका रेंज भी निकाल सकते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात तो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो मतलब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ निगेटिव आ गया तो सिचुएशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कभी कुछ निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, इमेजिनरी फंक्शंस की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन रियल फंक्शंस के केस में स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को आरएचएस में ले जाओ तो इसका मतलब आए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 से छोटी हो या बराबर हो। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे रियल नंबर बताओ जिनका स्क्वायर 25 से छोटा है या बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, -5 से छोटे नंबर लोगे उसका स्क्वायर क्या होगा, 25 से बड़ा होगा। 5 से बड़े नंबर लोगे उनका स्क्वायर क्या होगा, 25 से बड़ा। तो -5 और 5 के बीच के जितने भी नंबर हम लेंगे उन सभी का स्क्वायर 25 से आपका छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5। तो ये हमारे फंक्शन का डोमेन आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये हमारे फंक्शन का डोमेन आ गया। अब डोमेन आ गया, अब आपको उसकी रेंज निकालनी है तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, -5 या 5 अगर आप यहां पर रखते हो तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, ओके। और अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कर दूं, मतलब कि 0 कर दूं, तो स्क्वायर रूट 25 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, है ना? तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन की रेंज आपकी क्लोज इंटरवल 0 से 5 हो जाएगी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो डोमेन आपके पास ये आ गया, ये हमारे फंक्शन का डोमेन है और ये हमारे फंक्शन की रेंज है। क्लियर है? ओके। यहां पर 1 1 ऑन टू नहीं था, चेक करना था। हाँ, ये 1 1 ऑन टू पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं था, यहां पर सिर्फ आपको डोमेन और रेंज निकालना था। तो निकालना आना चाहिए ताकि कई बार निकाल करके हम चेक कर सके क्या रेंज को डोमेन के बराबर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, अब बच्चों हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। क्या होता है कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब क्या है ना, एक दूसरे से मिल जाना, है ना, एक दूसरे में मिल जाना, मतलब दो को मिला करके कुछ नया बना देना। समझ रहे हो कि दो अलग अलग फंक्शन थे, उनको मिला करके एक नया फंक्शन बना दिया, है ना, एक को दूसरे में हमने इंपोज कर दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन है आपके पास g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ f ऑफ साइन x क्या होगा, f ऑफ साइन x क्या होगा, तो fx एक्चुअल में फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जो एंटर करोगे वो उसका स्क्वायर कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर साइन एक्स इंपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यही बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो जो इंपोज करोगे उसका ये स्क्वायर कर देगा। क्लियर है? तो ये जो बना हमारे पास, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम बुलाते हैं, ये बेसिकली f हो गया। साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो g ऑफ x है, तो ये बना आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ x, यानी कि इसको हम बेसिकली FOG ऑफ x से बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम बुलाते हैं FOG ऑफ x, यानी कि फंक्शन f में आपने g को इंपोज कर दिया। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं यहां पर g ऑफ एक्स स्क्वायर आपसे पूछूं, g ऑफ एक्स स्क्वायर, तो gx फंक्शन है साइन एक्स का। अब x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर यहां पर रख रहे हो तो क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर के बराबर। क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बना, ये बना g ऑफ एफ एक्स, ये क्या बना, g ऑफ एफ एक्स, और ये बना आपका साइन एक्स स्क्वायर।
तो इसको हम आपके पास क्या बोलेंगे, इसको हम GOF ऑफ x बोलेंगे, दैट इज साइन ऑफ x स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास हुआ कंपोजिशन FOG एंड GOF। तो एक चीज तुम यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, FOG ऑफ x, GOF ऑफ x क्या सेम फंक्शन है? ये है साइन स्क्वायर ऑफ x, ये है साइन x स्क्वायर। तो इसका मतलब हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि FOG ऑफ x जो होता है वो जरूरी नहीं है कि GOF ऑफ x के बराबर हो, और ऐसा सिर्फ तभी ट्रू है कि FOG GOF के बराबर हो जब ये दोनों आपके, है ना, इनवर्स फंक्शन। हाँ, अभी आगे पर कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ोगे इनवर्स फंक्शन का, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि अगर किसी केस में फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तब FOG और GOF आपके बन सकते हैं, यहां पर ये हमारे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल FOG ऑफ x नॉट इक्वल टू GOF ऑफ x। हाँ, इक्वल है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होंगे। दो सेम फंक्शन ले लो, है ना, FOF ले लो, तो एक फंक्शन का उसी के साथ कंपोजिशन कराओगे तब तो दोनों ही केस में सेम ही आएगा, तो उस केस में इक्वल है। हाँ, और इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम यहां पर देखेंगे, वहां पर भी आपका सेम आ जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास है। तो इन जनरल अगर बोले तो FOG GOF के बराबर नहीं होता, इन जनरल, है ना, कुछ केसेस में हो सकता है, तो नॉट नेसेसरली कि FOG GOF के बराबर हो। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड g डिफाइंड है फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सेट दिख रहे हैं आपके पास, f के डोमेन में है 2 3 4 5 और रेंज में है, सॉरी को डोमेन में है 3 4 5 9, g के डोमेन में है 3 4 5 9 और को डोमेन है आपका 7 11 15। चलो, हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है कि f ऑफ 2 जो है वो आपके पास 3 के बराबर है, f ऑफ 3 जो है आपका 4 के बराबर है, f ऑफ 4 जो है आपका वो 5 के बराबर है, और उसके बाद हमको गिवन है कि g ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ 4 जो है आपका वो 7 के बराबर है, और g ऑफ 5 जो है आपका इक्वल टू है g ऑफ 9 के, जो कि हमें 11 के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों यहां पर GOF। देखो, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? GOF। तो GOF का मतलब है g ऑफ fx, है ना, g ऑफ fx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x कब डिफाइंड होगा? जब x, यानी कि जो x की वैल्यू हो किस डोमेन से हो, 2 3 4 5 से। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या देखेंगे, ध्यान समझिएगा, ये आपका GOF क्या बनेगा? g ऑफ fx के बराबर होगा। तो x इक्वल टू आपने 2 लिया, तो g ऑफ f2 क्या आएगा? f2 की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये बनेगा आपके पास g ऑफ 3 के बराबर। नोट करना, g ऑफ f2 की वैल्यू किसकी है? 3 के बराबर, और g ऑफ 3 कितना आएगा आपके पास? 7 के बराबर। नाउ g ऑफ f3 ले लिया, f3 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के, तो यहां पर बना g ऑफ 4, और g ऑफ 4 क्या है आपके पास? ये भी 7 के बराबर है। नेक्स्ट g ऑफ f, तो पहले x के फंक्शन f के डोमेन में गए, तो g ऑफ f4, फिर यहां से f ऑफ 4 हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये बन गया g ऑफ 5 बन गया। तो g ऑफ 5 हमको कितना है बच्चों यहां पर? 11 के बराबर। उसके बाद हमें फाइंड करना है g ऑफ, पहले f गए हम यहां पर f के डोमेन में, तो g ऑफ f5 पे गए, f ऑफ 5 आपका जो है, ठीक है, f ऑफ 5 क्या डिफाइंड है यहां पर? हाँ जी, अच्छा, f4 इक्वल टू f5, ये दोनों आपके इक्वल है। ठीक है, तो f5 की अगर मैं बात करूं तो वो भी 5 है, तो ये बन गया g ऑफ 5 बन गया, और g ऑफ 5 कितना है बच्चों आपके पास? g ऑफ 5 है आपके पास 11 के बराबर। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो GOF क्या आया? GOF को अगर तुम देखो तो ये एक ऐसा सेट आया जिसके पेयर क्या है? 2 की इमेज आई आपको कितनी? 7, तो ये बन गया आपके पास 2 कॉमा में 7। उसके बाद 3 की इमेज भी आई आपके पास 7, तो 3 कॉमा में आपका 7। 4 की इमेज आई आपके पास 11, तो 4 कॉमा में आपके पास 11, और 5 की इमेज भी आई आपके पास 11। तो ये हमारे पास जो बना ये GOF बना, 2 7 3 7 4 11 5 11। क्लियर है? तो हमारे पास GOF जो निकल करके आया वो ऐसे निकल करके आ गया।
ठीक है, बेसिक बेसिक बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, है ना, क्योंकि कंपोजिशन पर बेस्ड ऐसे सेपरेट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में नहीं आने वाले। हाँ, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन आ भी गया, वैसे आएगा नहीं, आ भी गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है, डन है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड GOF एंड FOG, F इज फ्रॉम R to R, G इज फ्रॉम R to R। ठीक है, R गिवन बाई fx इक्वल टू cos of x एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो दैट GOF नॉट इक्वल टू FOG। GOF आपका FOG के बराबर नहीं है। देखो, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मुझे GOF निकालना है तो GOF ऑफ x का मतलब हुआ G ऑफ fx के बराबर। तो बेटा fx क्या है, यहां पर fx है तुम्हारे पास cos x, ठीक है, और cos x, G ऑफ cos x क्या बनेगा, 3 इंटू में cos स्क्वायर ऑफ x के बराबर। तो ये बना तुम्हारे पास GOF ऑफ x, 3 इंटू में cos स्क्वायर ऑफ x। नाउ अगर हम यहां पर निकालें FOG ऑफ x, तो ये बनेगा f ऑफ gx के बराबर। ठीक है बच्चों, और FGX हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, cos 3 टाइम्स x स्क्वायर, ये बन गया। तो एक फंक्शन है 3 cos स्क्वायर x और एक है cos 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि FOG जो है वो GOF के बराबर नहीं है। क्लियर है, यहां पर नहीं है, FOG GOF के बराबर नहीं है। क्लियर बात समझ में आई, डन है, FOG आपका GOF के बराबर नहीं होगा इन जनरल यहां पे। चलो अगला जो क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से समझेंगे, f एक फंक्शन है फ्रॉम R यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -7/5 यानी कि 7/5 डोमेन में नहीं है, टू R -3/5 इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस में 7। और एक दूसरा फंक्शन gx आपका डिफाइंड है जो कि 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3 है। तो एक चीज यहां पर अब हम देखेंगे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं FOG ऑफ x है, FOG ऑफ x है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अगर FOG ऑफ x है तो FOG ऑफ x का डोमेन क्या होगा, है ना, यानी कि वो x ऐसे x जो G के डोमेन के हैं लेकिन जिनकी इमेज जो है वो फंक्शन f के डोमेन में आते हैं। समझिएगा बच्चों, FOG ऑफ x का डोमेन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो x जो G के डोमेन में है लेकिन उनकी जो इमेज है वो फंक्शन f की डोमेन में आते हैं। ऐसे फंक्शन हमारे, ऐसे नंबर्स, ऐसे वो जो होंगे रियल नंबर्स, वो आपके FOG ऑफ x के डोमेन में होंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करिए, हो क्या रहा है, इस चीज को यहां पर हम नोटिस करेंगे हम थोड़ा सा। देखो, सपोज करो फंक्शन आपका जो f है वो सेट A से B पर डिफाइंड है, और जो फंक्शन B है आपका, सॉरी G है आपका, वो कहां से कहां पर डिफाइंड है, R-3/5 से। ये आपके पास ऐसे हम ले सकते हैं, बेसिकली A और B हमको यहां पर दे रखा है। ठीक है, A हमारे पास 3-5 है, चलो ठीक है, A to B डिफाइंड, और G जो है आपका वो B to A डिफाइंड है। इस तरीके से नोट करिएगा, F जो है वो आपका A से B डिफाइंड है और G जो है आपका वो B से A डिफाइंड है। मतलब फंक्शन F की जो रेंज है वो फंक्शन G के लिए डोमेन का काम कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर, ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां पर FOG डिफाइंड करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, FOG जो होगा ये फंक्शन किस डोमेन से किस डोमेन पर डिफाइंड होगा। तो FOG के लिए जरूरी है कि ये फंक्शन पहले क्या होगा, G के डोमेन,
आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से। तो पहले जी का डोमेन बी है, उसके बाद बी टू ए पर गए, फिर ए ने उसको बी पर भेजा, तो एफ ओ जी जो फंक्शन होगा वो बी से बी पर डिफाइंड होगा। और इसी तरीके से अगर मैं जी ओ एफ की बात करूंगा तो ये आपका ए टू ए डिफाइंड होगा। जी ओ एफ जो होगा वो ए टू ए, मतलब पहले एफ फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड, ए से बी पर, फिर बी बी से ए पर है तो बी वापस उसको ए पर भेज देगा। तो इस तरीके से जी ओ एफ जो हो गया वो ए टू ए डिफाइंड होगा और एफ ओ जी जो होगा वो बी टू बी डिफाइंड होगा। क्लियर है? तो एफ ओ जी डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू बी और जी ओ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। आपको यहां पर ए और बी मालूम है, ये सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। क्लियर है? अब देखो हमें ये प्रूव करना है बच्चों आपका, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया गया मैंने, उल्टा तो नहीं लिखा, सही तो है। जी की अगर मैं बात करूं तो जी एफ ओ जी, जी ऑफ एक्स, तो जी के डोमेन में बी के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तो सही है। जी के डोमेन में क्या आएंगे, जी के डोमेन में वो सारे के सारे आपके बी आएंगे। तो जी ऑफ बी हमें ए आउटपुट में देगा, तो ए से हमारा एफ डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बी से ही तो स्टार्ट करेंगे, सही है जो है। ठीक है, क्लियर है? डन। अब यहां पर हम इस चीज को देखेंगे, हाँ जी। अब यहां पर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर यहां पर तो एफ ओ जी आई ऑफ ए क्यों लिखा है ना। अभी इस चीज को हम देखने वाले हैं कि एफ ओ जी आपका आई ऑफ ए के क्यों बराबर है और जी ओ एफ आपका आई ऑफ बी के क्यों बराबर है। देखो सबसे पहले तो यहां पर अगर हम एक सेकंड देखें, एफ ओ जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड, सॉरी बेटा, सब चीजें ठीक लिखी है, बस गलती यहां पर ये है कि ये जो r माइनस में 7/5 है ये b है और ये आपका a है। नोट करना, ये ऐसे लिखा है, b टू a लिखा है, मैंने बस यहां पर नंबरिंग में कुछ गलती कर दी है ना। चलो इसको ठीक कर देते हैं, नंबरिंग में ऑर्डरिंग में गलती है और कुछ नहीं है। r माइनस में 7/5 एक्चुअल में b है और ये a हो गया। और g की अगर मैं बात करूंगा तो g आपके पास ये a हो गया और ये आपका a टू b फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर मैं g ऑफ b की बात करूं तो सही कह रहे हो यहां पर, इसको ठीक कर लेना। एक्चुअल में यहां पर a और b अलग अलग है ना, मैंने गलत उसको ले लिया है, तो बेसिकली अब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये अब चेंज हो जाएगा। देखो क्योंकि g फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से b पर जा रहा है, तो ये भी a से स्टार्ट होगा और फिर a को b पर भेजेगा और ये b को फिर से a पर भेजेगा, तो अगेन a टू a फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली ये आपके पास b टू b बन जाएगा। अब आप क्लियर हो गए होंगे है ना। अब सही है कि यहां पर एफ ओ जी आई ऑफ ए लिखा है। अब आई क्यों कह रहे हैं वो बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी हम जब उसको निकालेंगे, लेकिन ये ए टू ए डिफाइंड है इसलिए यहां पर ए आया है। जी ओ एफ आपका बी से बी पर डिफाइंड इसलिए यहां पर बी है। क्लियर, तो आई ऑफ बी। अब देखते हैं, तो सबसे पहले एफ एक्स की हम बात करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस में 7, और g ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये आपके पास किसके इक्वल है, 7x प्लस 4 होल अपॉन में आपका 5x माइनस में 3, होल अपॉन में 5x माइनस में 3। क्लियर। अब देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर एफ ओ जी ऑफ x, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एफ ऑफ जी एक्स के बराबर, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, 7x प्लस 4 अपॉन में आपका 5x माइनस 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर मैं जहां जहां पर एफ एक्स फंक्शन में x है वहां वहां पर मैं पूरा का पूरा ये रखूंगा, तो ये बनेगा 3 इंटू में 7x प्लस 4 होल अपॉन में 5x माइनस में 3। ओके, एंड यहां पर प्लस में 4 हो गया, होल अपॉन 5 इंटू में आपके पास 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस में 3 माइनस में आपका 7 हो गया। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा
21 ऑफ एक्स प्लस में 4 3 जा 12 माइनस में आपके पास 4 5 जा 20 ऑफ एक्स है ना, और माइनस में 12 ये बना, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5x माइनस में 3 आ गया। चलो, और यहां पर बन गया 7 5 जा 35 टाइम्स x और 5 4 जा 20 माइनस में आपके पास 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35 ऑफ x और 7 3 जा 21 प्लस में 21 होल अपॉन आपका 5x माइनस में 3। चलो, इनको कैंसिल कर दिया, यहां से क्या आया बच्चों 12 से 12 कैंसिल आउट, तो यहां पर आपके पास बचा x, और यहां पर अगर आप देखो 35 से 35 कैंसिल आउट, यहां पर बचा आपके पास 1। तो मतलब कि क्या निकल के आया, FOG ऑफ x जो हमको निकल कर के आया ये x के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि FOG ऑफ x जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब FOG ऑफ x जो आया बच्चों वो x के बराबर आया, इंप्लाइज दैट कि FOG ऑफ x हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। और ये a जो बेसिकली डिनोट कर रहा था वो ये डिनोट कर रहा था कि FOG फंक्शन a से a पर डिफाइंड है, दैट्स वाई इसको हम I ऑफ a के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, I ऑफ a के नाम से। तो FOG फंक्शन हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन आया। सिमिलरली बच्चों अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने किया, हम इस पे टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आप GOF ऑफ x निकालोगे तो ये भी x के बराबर होगा, इसको हम I ऑफ b से डिनोट करेंगे, बिकॉज GOF फंक्शन सेट b से b पर डिफाइंड होगा। तो ये हमारे पास I ऑफ b के बराबर आया। तो बेसिकली यही चीज हमें यहां पर शो करना था कि FOG I ऑफ a के बराबर होगा, GOF I ऑफ b के बराबर होगा, जहां पर सेट A आपका ये है और सेट B आपका ये है। क्लियर? तो ये चीज कहानी होगी बच्चों आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और ऐसे कुछ नहीं करना था, बस FOG निकालना था। इसी तरह आप यहां पर GOF निकाल करके भी दिखा दोगे कि वो भी x के बराबर आएगा, और वो I ऑफ b वो भी आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। क्लियर? चलिए, तो अब बच्चों हम डिस्कस कर सकते हैं आपका इनवर्स फंक्शन की कहानी, है ना। बस इतना ही है कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये चीज पार्ट समझ में आ गया कि दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो ऐसे केस में वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन बोले जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि FOG ऑफ x इक्वल टू है GOF ऑफ x के, है ना, और ये दोनों अलग अलग है, FOG ऑफ x GOF ऑफ x क्या इक्वल है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि जो F इनवर्स है वो आपका G के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ऐसी कहानी होती कब है, ऐसी कहानी होती है जब फंक्शन हमारे पास जो F है वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है तो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स फंक्शन फ्रॉम कोडोमेन टू डोमेन, है ना। अभी हम फंक्शन कहां डिफाइन करते हैं, डोमेन से कोडोमेन पर। अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो एक ऐसा फंक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा जो कि कोडोमेन से डोमेन पर डिफाइंड होगा, और सच दैट कि दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, और ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो नोट करिएगा, अ फंक्शन फ्रॉम x to y is defined to be invertible if there exists a function g from set y to x such that GOF of x, GOF जो है वो I of x के बराबर हो, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन हो, और FOG जो हो वो I of y के बराबर हो, यानी कि वो भी आइडेंटिटी फंक्शन हो, then the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse, और उसको हम f inverse से डिनोट करते हैं, y से वर्सा, है ना। g को f का इनवर्स बोल रहे हैं तो f को g का इनवर्स बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से ये चीज होगी। मतलब सिंपल सी कहानी कि अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम x टू y है उसको इन्वर्टिबल तब बोलेंगे जब एक फंक्शन g y से x पर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि GOF I ऑफ x हो, FOG I ऑफ y के बराबर हो, दोनों आइडेंटिटी हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि g f का इनवर्स है और f g का इनवर्स फंक्शन है। क्लियर? तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एग्जांपल देखा वो यही एक्सप्लेन कर रहा था बच्चों कि फंक्शन f जो है आपका fx इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7,
इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है gx इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3। तो f का इनवर्स है g और g का इनवर्स है f। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। दैट्स व्हाई FOG एंड GOF हमको आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आए थे। समझ में आई बात? चलो बेटा, तो अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट सपोज एक फंक्शन है जो कि आपका n से y पर डिफाइंड है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। f ऑफ x किसके बराबर है? 4x प्लस 3 के बराबर है। वेयर y इज इक्वल टू, y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। चलो ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 4x प्लस 3 जो भी वैल्यूज देगा वो सब हमारे फंक्शन की कोडोमेन है। मतलब कि हर एक जो हमें इमेज मिलने वाली है वो सारा का सारा सीधे, तो फंक्शन n से आपका सीधे सीधे रेंज पर डिफाइंड है फॉर सम x बिलोंग्स टू n, सो दैट f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। हमें क्या शो करना है बच्चों कि फंक्शन f आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहली बात fx इक्वल टू आपके पास 4x प्लस 3 है। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर ये कहां से कहां पर डिफाइंड है बच्चों? n से y पर। ठीक है, देखो सबसे जरूरी चीज है फंक्शन को इन्वर्टिबल बोलने के लिए आप चेक कर लो 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर 1 1 चेक कर सकते हैं कि f इज 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 है कि नहीं है। चेक करो जल्दी से। अगर मैं यहां पर ले लूं कि x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से इसके डोमेन के मेंबर्स हैं, और इफ f ऑफ x1 आपका f ऑफ x2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4x1 प्लस में 3 जो होगा वो 4 टाइम्स x2 प्लस 3 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। मतलब कि 1 1 हुआ, पक्का 1 1 हुआ। चलिए f इज ऑन टू, f आपका ऑन टू भी है, चेक करते हैं कैसे ऑन टू कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना इसमें। लेट सपोज y जो है आपका वो 4x प्लस 3 के बराबर है। ओके, सिंपल सी बात, हम खुद देख सकते हैं कि रेंज ही एक्चुअल में कोडोमेन है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि जो फंक्शन की रेंज है y, वही तो एक्चुअल में कोडोमेन है। तो हम देख सकते हैं कि रेंज जो है आपकी वो कोडोमेन के बराबर है। इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, f आपको ऑन टू होगा, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और यहां से हम बोल सकते हैं कि हेंस f इज इन्वर्टिबल, f आपका इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि वो आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 1 ऑन टू हमने यहां पर प्रूव कर लिया। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? नाउ अब हम फाइंड करेंगे बच्चों f इनवर्स। तो f इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास जो fx गिवन है वो है हमारे पास 4x प्लस 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेट y इज इक्वल टू fx, y को हम fx के फॉर्म पर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, y इज इक्वल टू आपके पास 4x प्लस में 3। नाउ सॉल्व फॉर x, अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x। तो क्या आएगा, y माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू आपके पास x आ गया। तो बेसिकली हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन बना ये है आपका इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों जो f इनवर्स ऑफ x होगा वो क्या होगा, y को x से रिप्लेस कर दो तो x माइनस में 3/4 ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हर एक y के रिस्पेक्ट में एक x मिलेगा। क्लियर है? तो यही इनवर्स है एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, बस f इनवर्स को डिफाइन करने के लिए x के प्लेस पर y के प्लेस पर x रख करके x माइनस 3/4 ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन निकल करके आ गया। ऐसे हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स आपका निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? चलो तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे तो उनको जरूर से करिएगा।
अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये है, इनको बच्चों हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।